हाय एवरीवन। तो आज हमने नेमिंग सीख ली है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, तो मेरे को जो जो 10 इयर्स के पेपर्स में से लगा है कि हाँ टॉपिक्स आते हैं, तो हम वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन थियरीज हम देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मतलब अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं हमारे पास। बट हम नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हमने टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करा है उससे रिलेटेड है, तो वो मैं आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे बता दूँगी। बिकॉज उसके लिए इतना सिर्फ एक क्वेश्चन आया, हम बहुत बड़ा टॉपिक पढ़े, वो मतलब सही बात नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जनरल जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जस्ट इट इज़ अ परमानेंट इफ़ेक्ट। कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, परमानेंट, ये हमारा परमानेंट इफ़ेक्ट। तो जो मतलब एक आपके पास कंपाउंड है, लेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें जो ये इफ़ेक्ट है हमेशा होगा ही, वो हमें देखने को नहीं मिलता है, बट इन्वॉल्व मतलब अंदर वो चलती रहती है हमारे पास जो भी ये रिएक्शंस। अब है क्या ये परमानेंट इफ़ेक्ट, ये तो हमने देख लिया। फिर अब हमारे पास है एक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट को करने से पहले ना थोड़ा आइडिया, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हमारे पास 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। राइट, हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और थर्ड हमारे पास जो बॉन्ड आता है वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में ले लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, इस टॉपिक को अभी हम रेस्ट पे रखते हैं। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। राइट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमारे पास पहले जो कैटेगरी आती है वो 2 टाइप्स की है। एक जो बॉन्ड बनता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास एक जो बॉन्ड बनता है वो ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो इधर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड आता है वो हमारे पास होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, आयंस मतलब कि ऐसे बॉन्ड जिसमें आयंस होंगे। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जिसमें आयंस होंगे। तो आयंस कब बनते हैं हमारे पास, जब किसी पे प्लस चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास आयंस है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। तो अगर हम बात करें NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो NaCl में हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। तो NaCl कैसे फॉर्म होता है, हमें पता है कि जो सोडियम है उसकी जो वैलेंसी है +1, विच मीन्स कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। उसके बाद जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो गेन कर लेता है, वो क्या बनता है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। राइट, तो ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड के बारे में। और अगर हम बात करें आयनिक जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिकॉज ये ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था आयनिक। और जो आयनिक बॉन्ड है, अगर क्वेश्चन आता है कि जनरली जो आयनिक बॉन्ड है वो किन के बीच में देखने को मिलता है, तो सोडियम क्या है, हमारी
मेटल। क्लोरीन गैस है तो गैसियस स्टेट में कौन होते हैं, नॉन मेटल। तो क्लोरीन क्या है हमारी, नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलते हैं जनरली, जहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास बॉन्ड आता है वो आता है कोवलेंट बॉन्ड। राइट, इसके बारे में हम फेमिलियर होते हैं कोवलेंट, बिकॉज जो कार्बन केमिस्ट्री हमने पढ़ी है कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर ही पढ़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या है सारी कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। तो ये भी शेयरिंग का बॉन्ड है, ये भी शेयरिंग का बॉन्ड है। डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने H2 का बॉन्ड बनाना है, राइट, H2 में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो शेयरिंग होती है वो शेयरिंग कैसे होती है कि जिन दो के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लाइक H के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो वो बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा। तब जो शेयरिंग होती है उसको हम, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। राइट, कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है वो क्या है, मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है बोथ ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो शेयरिंग रीजन में बॉन्ड आया ये कोवलेंट, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 1 का गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 2 का गया, तो दोनों ने इक्वल पार्टिसिपेशन दी, तो वहाँ से जो शेयरिंग, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर हम इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है BF3, ठीक है, और है हमारे पास NH3। ठीक है, NH3, तो हमें पता है कि N के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। अब हमें ये आइडिया कैसे लगता है कि किसी भी एटम के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, राइट। तो देखो हमें ये पता है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 15 मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 7, 7 के नियर बाय नोबल गैस 10, तो 10 के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े। तो विच मीन्स कि जो नाइट्रोजन है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3। राइट, उसकी वैलेंसी कितनी है, 3। तो मतलब जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3। तो यहाँ पे आ गया NH3। बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हो वो एज इट इज़ है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन हो वो एज अ लोन पेयर एक्ट करते हैं। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि किसी पे भी लोन पेयर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ऑक्सीजन। अभी हमें ऑक्सीजन पे फाइंड आउट करने हैं कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर वे में करेंगे तो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कौन सी फैमिली में आता है, ऑक्सीजन हमारे पास 16th ग्रुप में आता है। तो 16 में आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। उसके बाद इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, विच मीन्स वैलेंसी क्या हुई, 2, मतलब वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ बच गए। तो इस पे जो लोन पेयर है वो कितने होते हैं, 2। तो ऐसे हम किसी भी एटम पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है हमारे पास, ये BF3 है। ठीक है, जैसे ही हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म होगी उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी। तो उसमें जो हमारे पास BF3 होता है, BF3 में क्या है, हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए NH3, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, हाइड्रोजन ने, सॉरी नाइट्रोजन ने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए। तो हमने ऐसे बॉन्ड शो किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं कि यहाँ से यहाँ की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हुए। बॉन्ड तो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में बना, बट जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो कैसे हुई, सिर्फ एक ही एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ठीक है, किसने, नाइट्रोजन ने। तो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें जो शेयरिंग है वो इक्वल पार्टिसिपेशन से नहीं होती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़रूरी मतलब दोनों एटम्स हैं वो डोनेट करे, ऐसा
ज़रूरी नहीं है, मतलब एक ही एटम डोनेट कर दे दोनों इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 होता है, ठीक है, NH3 से आपने NH4 बनते देखा होगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो NH3 में क्या है, अगर हम देखें ये जो 3 है ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड है, और जो ये 4th बॉन्ड है ये कैसा हमारा कोऑर्डिनेट, बिकॉज N पे थे लोन पेयर, H एज अ पॉजिटिव आया तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, नाइट्रोजन ने। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये था हमारे पास बॉन्ड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था बॉन्ड्स के ऊपर। अभी हम दोबारा से वापस अपने इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको इतना बता दिया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, हमारा परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने A B ऐसे कोई भी एटम ले लिया, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स है जो ये बॉन्ड है हमारे पास, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को शिफ्ट होंगे, तो द ट्रांसफरेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द प्रोसेस इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ a sigma electron towards the more electronegative atom is known as the inductive effect। मतलब कि हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना टुवर्ड्स दैट एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट होना। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों सिस्टम में ऑपरेट होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हो बिकॉज अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसमें भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा है एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड आता है एक सिग्मा है दो पाई है। तो कोई भी सिस्टम हो, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, तो हमारे पास ये दोनों सिस्टम में ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो मेमोराइज करने वाला है वो है हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो कैसे हैं, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस है, प्लस चार्ज, केमिस्ट्री में प्लस चार्ज कब आता है, प्लस चार्ज तब आता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, वो कब आता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, तब हमारे पास आता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमें जस्ट ये देखना है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स शो करते हैं, बिकॉज अगर आपको ग्रुप्स का आइडिया लग गया तो जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के, या फिर लेट्स से हम बोलें कि स्टेबिलिटी के ऊपर, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट के लिए आप लर्न कर सकते हो। प्लस मींस मतलब कि प्लस का मतलब है कि कोई हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेट्स ए, ये ए है ये बी है, तो लेट्स से मैंने बोला कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब जो भी दूसरा एटम है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दे रहा है। वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं है, बट अगर हम बॉन्ड में देखें तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो प्लस इफेक्ट शो करते हैं। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, तो हमारे पास जस्ट आपने इतना याद रखना है कि जो कार्बन की लीनियर चेन हो, चाहे एक कार्बन की, दो कार्बन की,
3 कार्बन की, कोई भी कार्बन की जो लीनियर चेन है हमारे पास, वो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है वो कौन सा है, ड्यूटेरियम है या फिर ट्रिटियम है। तो अगर हाइड्रोजन की जगह इनको प्लेस कर दिया जाए तो ये भी हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करती है, राइट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। तो किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, फोन। तो जहाँ पे भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। जैसे ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच एट्सेट्रा, ये सारे जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या शो करते हैं, ये हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है इसका एप्लीकेशन पार्ट, ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास जो अपने इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है। तो सबसे पहले आएगी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन क्या है, जब भी किसी भी एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको बोलते हैं कटायन। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोकटायन, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, उसके बाद एक कार्बोकटायन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो इसका 6 ही रहेगा। तो अगर हम साइज़ की बात करें, क्वेश्चन आता है कि वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, कि जो उसका पेरेंट एटम है, लाइक कार्बन, कार्बोकटायन का पेरेंट एटम कौन सा है, कार्बन, तो इसका जो साइज़ है कार्बोकटायन का वो इससे छोटा होगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है 6, तो प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे होंगे प्रोटॉन 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, तो इक्वल, मतलब कि वो हमारे पास अट्रैक्शन है, तो ये इसका साइज हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बोकटायन, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितने बच के, इलेक्ट्रॉन कितने बच के 5, तो 5 बच के, ये हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोटोन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अंदर की तरफ हमारे पास अब जो नंबर ऑफ प्रोटोन है वो इंक्रीज करके, विच मीन्स कि ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। किसकी वजह से छोटा हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया ना, उसकी वजह से जो साइज़ है वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो साइज़ है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कोई भी कार्बोकटायन है उसका जो साइज़ है वो उसके पेरेंट एटम से क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, इक्वल होगा, या फिर कोई फ़र्क नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, लेट्स से कि हमारे पास एक ये कार्बोकटाइन है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव आया हुआ है, विच मीन्स उसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है CH3H, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। एक और चीज़ हमारे पास, मतलब कि आप देख रहे हो कि ये हमारे पास कार्बन है, ये क्या है हमारे पास कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन्स ने बॉन्ड बनाया, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने हैं, एक, बिकॉज यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन के साथ सिर्फ डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच्ड है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन बोलते हैं उसको, प्राइमरी कार्बन। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन, ये जैसे कार्बन इस पे पॉजिटिव है, इसके साथ कितने अटैच्ड है, कार्बन 2, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन, तो इसको टर्शरी कार्बोकटायन, कटायन है ना क्योंकि कार्बोकटायन, तो प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन। तो यही हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने को मिलता है कि कौन सा कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी वाला, सेकेंडरी वाला या फिर प्राइमरी वाला, ठीक है। इसको अब हम कैसे देखेंगे, देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी एटम है, उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है वो उतनी ही अनस्टेबल होती है,
जितना चार्ज होगा उतनी ही क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो हम जस्ट चार्ज के बेसिस पे ही बताएंगे अब कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, मतलब जो मोस्ट स्टेबल है तो कार्बोकटायन है, अनस्टेबल ही होंगे, बट मोस्ट स्टेबल कौन सा है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये कार्बोकटायन है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। लेट्स से हमने मान लिया कि इस पर 10 पॉजिटिव चार्ज है सभी पे, इस पर भी 10 पॉजिटिव, इस पर भी 10 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जस्ट फॉर चीज़ों को समझने के लिए, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जो CH3 है, तो मैंने बताया था कि जो CH3 है वो कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, तो ये भी कौन सा करेगा, प्लस आई, और ये भी कौन सा करेगा, प्लस आई, ठीक है। प्लस आई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है विच मीन्स ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो जो भी कोई गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसा एक और ग्रुप है, एक और ग्रुप है, तो +10 -3 कितना हो गया, +7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव करने वाले कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +8। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, +9। उसके बाद अगर कोई भी कार्बन नहीं है तो कितना हो जाएगा, +10। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम चार्ज कौन से पे रह रहा है, टर्शरी के। तो इसका मतलब कि जो टर्शरी कार्बोकटायन है वो क्या है, हमारा मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को किसने एक्सप्लेन करा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी कार्बोकटायन है वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल है। लास्ट में जो हमारे पास मिथाइल आ जाता है जिसमें एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है। ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के बारे में। दूसरा हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। अब कार्ब अनायन मतलब क्या हो गया, कोई भी एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम अनायन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कार्ब अनायन, ठीक है। सिमिलरली सेम ऐसे ही देखेंगे हम इसको भी कि टर्शरी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कार्बन चेन है, यहाँ पे कार्बन चेन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन चेन H, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन चेन नेगेटिव, और लास्ट में जो हमारे पास आएगा विदाउट कार्बन चेन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोकटायन हुए। तो ये कार्बोकटायन कौन सा है, कार्ब अनायन, सॉरी टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे, सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, और ये सिंपल मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके भी साइज़ की बात करें, ठीक है, कार्ब अनायन की, तो कार्ब अनायन में देखते हैं कि अब साइज़ का क्या होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, वही कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा कार्बन आयन का, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन है अब कितने हो गए, वो 7। तो 7 मतलब बाहर की तरफ, अब पहले जैसे था कि जो हमारे पास न्यूक्लियर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा था, अब बाहर की तरफ इंक्रीज हो गया चार्ज। तो बाहर की तरफ जो साइज़ है वो मतलब कि क्या करेगा, इंक्रीज। तो कार्ब अनायन का जो साइज़ होता है वो उसके पेरेंट आइटम से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आती है स्टेबिलिटी की बात। तो यहाँ पे भी हम सेम जो है वो जैसे हमने उसको सॉल्व करा था इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया इस पे 10 नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी 10 नेगेटिव है, इस पे भी 10 नेगेटिव है, इस पे भी 10 नेगेटिव है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो CH3 ग्रुप है, ये कौन से ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो जो CH3 ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। डोनेट करने की वजह से मतलब ये गेन करता है, ये नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो इसमें 3 नेगेटिव और इंक्रीज हो गया, -13 पहुँच गया, ये -12 पहुँच गया, -11, ये -10। तो सबसे कम चार्ज किस पे आया, मिथाइल पे, विच मीन्स कि जो कार्ब अनायन है वो हमारा जो मिथाइल वाला है, जितने कम कार्बन होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकटायन में हमारा पॉजिटिव स्टेबल है, मतलब जितने ज़्यादा कार्बन होंगे टर्शरी वाला वो सबसे स्टेबल है, और कार्ब अनायन में जो हमारा मतलब जिसमें जितने कम कार्बन होंगे कार्बन आयन में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये था इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। अब ये था कि हमने क्या करा, ये अपने प्लस आई वाले ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अगर हम माइनस आई वाले ग्रुप लगा दिए, लेट्स से कि मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ नेगेटिव है, ये फ्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, और ये सिंपल यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने H लगाया, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे नेगेटिव है, लेट्स से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन आ गए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कब आती है, जब हमारे पास सिंपल कार्बन हो, कार्बन से कार्बन अटैच्ड हो, ठीक है।
तो अभी ये फ्लोरीन है, हमने वही कंसीडर कर लिया -10 इस पर भी कितना है -10। अब ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का नेचर कैसा होता है, -I इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करता है ये, -I इफेक्ट, ठीक है। -I मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है विच मीन्स ये दे रहा होगा, तो अगर ये दे रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3, तो 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचता है -7, यहाँ पे -8 -9, विच मीन्स कि हमारा ये कार्ब अनायन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, हमने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +I इफेक्ट के, और इन्वर्सली किसके हो जाएगी, -I इफेक्ट के, ठीक है। और अगर हम अनायन की बात करें तो उसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की, वो डायरेक्टली है -I के, और इन्वर्सली है +I के। तो कैसे लर्न आउट कर सकते हो, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव है, तो डायरेक्टली नेगेटिव वाले के ही है, इस पर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली पॉजिटिव वाले की है। जितने ज़्यादा +I कार्बोकटायन में होंगे उतनी ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी होगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकंड जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है HPTAT के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम वो देखते हैं, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट हम ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सेकंड एप्लीकेशन से आए हुए हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन कौन सी है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ मतलब ये डिसाइड करता है कौन सा एसिड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो पहले हम एसिड का देखते हैं, फिर उसके बाद बेस का देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम एसिड की बात करें, तो एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एसिड क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव डोनर, जो H पॉजिटिव डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसने बोला था कि होती है, ये लुईस ने बोला था, ठीक है। और H पॉजिटिव डोनर है, ये ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट है, उसने बोला था, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो लुईस एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। लेट्स से HCl क्या है हमारे पास, HCl एसिड है, और मैंने यहाँ पे NH3 ले लिया, ठीक है। NH3 क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, मतलब कि भी H पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जो अपने बेस होंगे वो हमारे पास H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव, राइट। और इधर यहाँ क्या बचेगा, ये पॉजिटिव गया है तो यहाँ क्या बचेगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो HCl क्या था हमारे पास, एसिड, NH3 क्या था हमारे पास, बेस, ठीक है। तो ये एसिड था, तो जो ये हुआ ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप वो लर्न कर सकते हो। किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस पूछे तो आप इजीली बता सकते हो। देखो A फॉर एसिड, A फॉर ऐड, अभी ऐड क्या करना है हमने, ठीक है। किसी का भी कोई भी किसी का भी पूछे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसने पूछा लेट्स से हमारे पास HCl ही है, HCl है, ठीक है। HCl का पूछ लिया उसने कॉन्जुगेटेड बेस, क्या पूछा, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। और हमारे पास NH3 है, उसका क्या पूछ लिया, कॉन्जुगेटेड एसिड बताओ। देखो अगर कॉन्जुगेटेड एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है, A फॉर एसिड, A फॉर ऐड। अब ऐड क्या करना है, H पॉजिटिव, तो कोई भी कुछ भी दे रखा है आपको, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड पूछा है, उसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो, ठीक है। NH3 है तो वो क्या बन जाएगा, NH4, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था, तो H पॉजिटिव ऐड हो गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो NH4 इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3, ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड बेस, तो अगर एसिड में हम ऐड कर रहे हैं तो बेस में क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट H पॉजिटिव। जैसे HCl है हमारे पास, ठीक है, HCl है, तो HCl में क्या करना है हमने, H पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। H पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास बचेगा क्या,
Cl, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, ज़ीरो चार्ज था, तो पॉजिटिव गया है, तो पॉजिटिव गया होगा। अब इसको पॉजिटिव इसमें से चला गया तो न्यूट्रल कैसे होगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, Cl पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो फिर HCl का कॉन्जुगेट बेस कैसे हुआ, Cl नेगेटिव। तो अगर आपको किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है तो आप उसमें पॉजिटिव ऐड कर दोगे, अगर किसी का भी बेस बताना है तो आप उसमें जो H पॉजिटिव है वो लूज़ कर दोगे। तो ऐसे आप किसी भी उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। मतलब अगर आपके पास कोई भी जो कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उसका एसिडिक नेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब अगर वो नंबर 1 पे आ रहा था, एक आपके फर्स्ट है एक सेकंड है, सेकंड में आपने साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, जो फर्स्ट वाला होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। हम विद एग्जांपल्स देखते हैं इसको। लेट्स से एक और चीज़ आती है हमारे पास, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब कौन सी केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। सो जो जिस भी एसिड में C और H होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। अभी HCl हमारे पास होता है ना, HCl क्या है, एसिड, बट H तो है, कार्बन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये कौन सा एसिड हुआ, और इनऑर्गेनिक एसिड। H2SO4, HNO3, ये सारे कौन से एसिड है, ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। ऑर्गेनिक एसिड जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया CH3COH, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हो गए। टार्टरिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड्स, ठीक है, जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे इनको। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आ गया। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप जिसमें भी आपको दिखेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रेंथ, तो हमारे पास लेट से हमें पता है कि जो CH3 है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है, ये COH है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेट से कि यहाँ पे CH3 है, मैंने यहाँ पे 2 F लगा दिए। नेक्स्ट में मैंने क्या करा, CH3 है, यहाँ पे C ही है, यहाँ मैंने एक F लगा दिया, COOH। और जो लास्ट वाला बचता है वहाँ मैंने क्या करा, लेट से कि वहाँ मैंने 3 F लगा दिए, 3 तो मैंने 3 F लगा दी। यहाँ पे हमारे पास H है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास H है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है तो एसिड है, COH लगा हुआ है, हमें पता है एसिड है। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। देखो C डबल बॉन्ड OH, H पॉजिटिव ने जाना है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब ये ऐसे देके जाएगा, तो ऑक्सीजन कब इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जब यहाँ पे कौन लगा हो, पुलिंग वाली चीज़ लगी हो, कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, ठीक है। तो ये तब, अगर तो इसको देने वाले लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, ऑक्सीजन पे ज़्यादा होगी तो वो क्यों यहाँ से लेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, तो अगर H पॉजिटिव नहीं निकलेगा विच मीन्स कि वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। बट यहाँ पे अगर हम पुल करने वाले ग्रुप लगा दे तो वो क्या करेंगे, इस बॉन्ड से लेंगे और ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, H पॉजिटिव ईजिली हमारे पास चला जाएगा। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो रिलीजिंग ग्रुप है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, C के साथ HHH है, उससे कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास F, तो हमें इसका नेचर देखना पड़ेगा। तो क्या होता है इसका -I, इसका क्या है -I, इसका भी क्या है -I। फ्लोरीन हमारा -I इफेक्ट शो कर रहा है, तो मतलब विड्रॉ करने वाले हैं, तो जितने ज़्यादा विड्रॉ करने वाले होंगे, लेट्स से कि मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया और इसको नंबर 4, तो इसमें 3 फ्लोरीन एटम लगे हैं, विच मीन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसमें कितने हैं, सेकंड वाले में 2 लगे हुए हैं, उसके बाद थर्ड वाले में 1 लगा हुआ है, फर्स्ट में 1 भी नहीं है,
तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, होता भी है कि ट्राईफ्लोरिक एसिड है। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से कि ये इसमें हो गया ऑर्डर, ठीक है, अब क्या है हमारे पास, लेट्स से कि ऐसे ही है, ये फ्लोरीन ही है, यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया। ठीक है, 3 आयोडीन लगा दिए, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिए और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिए। ठीक है, अब तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और 3 ही लगे हुए हैं, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला पुल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, विच मीन्स कि फ्लोरीन वाला सबसे पहले, देन उसके बाद क्लोरीन वाला, देन उसके बाद ब्रोमीन वाला और लास्ट में आ जाएगा हमारा आयोडीन वाला। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो कि हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, अगर उनका नंबर सेम है तो आप चेकआउट करोगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ये आए हुए हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके ये, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे है CH2F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे F आ गया और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है कि ये CH है, यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। लेट्स से ये हमारे पास है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, कौन सा है, फ्लोरीन है तीनों में। ठीक है, तीनों में फ्लोरीन है, ये तो हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी सेम है और एक ही नंबर है। ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी पोजीशन देखेंगे, तो जो भी H के नज़दीक होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ पे थर्ड पे है। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जितना दूर जाएगा वो उसका एक्सटेंट उतना कम होगा। यहाँ पे वो सबसे नज़दीक है, विच मीन सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी, देन उसके बाद इसकी, फिर इस, तो ये। ठीक है, पोजीशन वाला भी देख लिया, नंबर ऑफ एटम्स अगर होते हैं मतलब सेम ग्रुप्स होते हैं वो भी देख लिया, अगर डिफरेंट है वो भी देख लिया। इसकी जगह अगर हम प्लस इफेक्ट लिखा मतलब CH3 ग्रुप लगा देंगे तो कैसे होगा वो आप खुद देख सकते हो, वो डिक्रीजिंग करेगी, हमारे पास टेंडेंसी जो है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास डिक्रीज करेगी। बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अभी हम आते हैं अपनी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हमारे पास जो एसिड है, एसिड में एक और चीज़ बचती है कि अगर आपको देखना हो, एक और चीज़ है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल आ गया। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप आ गया और दूसरा फिनोलिक ग्रुप आ गया। ठीक है, और अल्कोहलिक ग्रुप का मतलब क्या है, ROH, और फिनोलिक ग्रुप का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन सा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा कि H को क्या करा, डोनेट कर दिया, यहाँ पे भी सेम H को क्या करा, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जो इंटरमीडिएट आया हमारे पास, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये एल्कोक्साइड आयन है और ये हमारा फिनोक्साइड आयन। तो इंटरमीडिएट जो भी स्टेबल होगा वो मोर बेसिडिक होगा हमारे पास। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा सकता है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो रेजोनेंस हमेशा नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो रेजोनेंस ही करेंगे। तो रेजोनेंस हमारी क्या शो करता है, स्टेबिलिटी। तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो गया। वैसे भी R ग्रुप है, R ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमने देखा था जब भी हम नेगेटिव के साथ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज, विच मीन्स ये लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। तो अगर कार्बो अनायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो सा वही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो फिनोलिक हमारा ज़्यादा एसिडिक है। मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल है, उसमें 2 अल्कोहल है, 2 फिनोल है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस आप फिनोल को ही दोगे, बाद में आप ग्रुप्स वगैरह देखोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस में हम कैसे देखेंगे कि बेस हमारे पास ये रहा बेस। तो बेस में हम कैसे देखेंगे, ये इसका बिल्कुल क्या है, अपोजिट। अपोजिट मतलब
H पॉजिटिव एक्सेप्टर हो जाएगा ये, H पॉजिटिव एक्सेप्टर, और अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ये डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर हम इसको बोलते हैं कि OH नेगेटिव डोनर भी होता है ये, OH नेगेटिव डोनर भी है ये, ठीक है, बेस जो है हमारे पास। तो इसके क्वेश्चन, इसकी जो स्ट्रेंथ है इसका बिल्कुल, क्योंकि एसिड जो है वो बिल्कुल बेस के क्या है अपोजिट, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, रिलीजिंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, विदड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस के बारे में था। बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, बेस के भी, और ठीक है एसिड के तो मैंने काफ़ी करवा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बेसिक के आप देख सकते हो, बेसिक का ट्रेंड कैसा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।